आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। अम्मा ने अब्बू का हाथ पकड़कर अपने और खाला के दरमियान बिठा लिया। अम्मा ने खाला से कहा, निजी यह तेरा बहनोई है। अब अब्बू से बोली, अमजद निजी कैसी लगी तुमको? तो अब्बू कुछ ना बोले और नीचे देखने लगे। अम्मा ने खाला से पूछा, निजी मेरा शौहर कैसा लगा? खाला भी शर्मा कर नीचे देखती रही। अम्मा बोली, दोनों शर्माते रहोगे मेरे सामने? शर्मा रही है दोनों को। अम्मा अपनी जगह से उठी। बू का एक हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ में खाला का हाथ पकड़कर एक दूसरे के हाथ में रख दिया और बोले, दोनों आपस में खेलकर बातें करो, मैं जा रही हूँ। जैसे ही अम्मा दरवाजे की तरफ मुड़े, खाला बोली, अभी नदीम को पास से लाना, वो रात को डर जाता है। अम्मा मुस्कुरा कर बोले, अमजद कुंडी लगा लो, मैं थोड़ी देर बाद चक्कर लगाऊंगी, और अम्मा बाहर चली गई। अब्बू ने खाला के चेहरे को देखा तो खाला ने अपने दुपट्टे से फिर पर्दा कर लिया था। अब्बू उठकर दरवाजे के पास आए और कुंडी लगा दी। फिर खाला के सामने आकर इसी की साइड मुनाका के बैठ गए। अब्बू ने हाथ बढ़ाकर खाला के चेहरे से दुपट्टा साइड पर किया और खाला की थोड़ी के नीचे हाथ रखकर अपनी तरफ फेरा। लेकिन खाला की नज़रें अभी भी नीचे थी। अब्बू ने बात शुरू की, अंजुम? तो खाला ने नीचे देखते हुए कहा, जी। अब्बू बोले, अंजुम मेरी तरफ नहीं देखोगी क्या? खाला ने अपना चेहरा उठाकर अब्बू की आंखों में देखा और फिर मुस्कुराकर नीचे देखने लगी। अब्बू ने कहा, अंजुम क्या मैं तुम्हें कबूल हूँ? तो खाला ने हम्मी सर हिला दिया। अब्बू अपनी जगह से उठे और खाला के मुंह के पास झुककर खाला का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर गाल पर बोसा दिया और बोले, आज के दिन के लिए शुक्रिया। फिर खाला के कंधों से पकड़कर खाला को चारपाई से उठाकर गले लगा लिया। फिर खाला को बेड की तरफ लेकर आए। खाला बोली, भाई लाइट तो बंद कर दो। अब्बू ने बात उनाजुना कर दी और ऊपर चढ़कर लेट गए और शो शुरू हो गया। मैं यही सोच रही थी कि अब शो खत्म हो गया, चलती हूँ। इतने में दरवाजा खुला तो खाला डर गई। अब्बू बोले, जानी कुंडी लगा दे। अब मैंने देखा तो अम्मा थी। अम्मा बेड के पास आकर बैठ गई और अब्बू से पूछा, अब तो नहीं नाराज ना? अब्बू बोले, तुमने और अंजुम ने मुझे बहुत खुश किया। अम्मा ने खाला से पूछा, मेरा शौहर कैसा लगा? तो खाला बोली, अब मेरा भी है, और अब्बू के सीने से लग गई। अम्मा मुस्कुराकर बोले, शादी कर लो इससे। फिर काफ़ी देर खिड़की के पास खड़े होकर मेरी भी आँखें गीली हो चुकी थी और मैं थक भी चुकी थी। मेरी कोहनी खिड़की से लगी तो वह तीनों देखने लगे। मैं नीचे बैठ गई तो खाला डर कर बोली, कोई है वहाँ? मैं जल्दी से छुपते हुए कमरों के पीछे से होती हुई अपने कमरे में आ गई। अब पीछे क्या हुआ, खाला बच गई या नहीं? लेकिन अगले 3 दिन तक अबू खाला को मजे करवाता रहा। दूसरे दिन मैंने देखा नदीम अम्मा के आसपास घूम रहा था। मैंने नोट किया कि अम्मा इसे खुद भी छेड़ रही थी। मैंने सोचा, चलो अगली रात अम्मा और नदीम क्या करते हैं यह भी देख लूंगी, और मैं खुद अब फुल तैयार थी। लेकिन मैं ऐसा चाहती थी कि मुझे डर ना हो। सास को कोई ऐतराज नहीं था, बात ससुर पर थी। अब मैं सब देख चुकी थी तो मैं किसी तरह यह बात सुजा तक पहुंचाना चाहती थी कि मैं आपके बारे में सब जानती हूँ और मुझे फुल आज़ादी हो, और मैं अपने काम पर लग गई। दूसरे दिन सुबह में सहने आई तो खाला नया सूट पहनकर बैठी थी और खाला का चेहरा धूप में चमक रहा था। अम्मा भी नहाकर बैठी थी और नदीम अब तक सो रहा था। मैं अम्मा और खाला के पास जाकर सलाम किया तो खाला ने मुझे गले लगाकर पास बिठा लिया और बोली, बड़े नसीब वाली हूँ जो ऐसा ससुराल मिला। अम्मा भी साथ ससुर जी की तारीफें करने लग गई। मैं जानती थी कि रात को सुकून दोनों ने मिलकर लिया, तारीफ तो बुनती है। अब्बू की इतनी में घर में ऐलान हुआ कि कोई आदमी पार्टा हो गया है। अम्मा ने सुना तो बोले, मैं पाटगे वाले घर होकर आती हूँ। अम्मा ने एक नौकरानी से कहा, जब नदीम उठ जाए तो इसे नाश्ते में यह चीज़ें देना और दूध भी पिलाना, और एक दूसरी मलमा को साथ लेकर चली गई। अब मैं और खाला अकेली थी कमरे में। तो मैंने खाला से कहा, खालू कभी चक्कर नहीं लगाते? खाला बोली, तेरा खालू यहाँ पहले नहीं आने देता था जब तक तेरे अब्बा जिंदा थे। अब आप अकेली है तो अब यहाँ आने से मना नहीं करता, लेकिन बहुत शक करता है। मैं शरारती अंदाज में बोली, इतनी खूबसूरत बीवी किसी और को पसंद आ गई तो खालू बेचारा क्या करेगा फिर? तो खाला मुस्कुराकर बोली, है बेशर्म लड़की। उम्मी बोली, खाला सच बोल रही हूँ, आप बहुत खूबसूरत है। अगर मेरी सास ना होती तो मैं आपको अब्बू की बीवी बनाती। उकाले एक दफ़ा तो सुनकर परेशान हुई। मैं फ़ौरन बोली, लेकिन मेरा अब्बू बहुत शरीफ आदमी है, वो मेरी सास के अलावा किसी और की तरफ देखता भी नहीं, दोनों में बहुत प्यार है। खाला सुनकर सुकून में हो गई और बोली, पहले तो कभी नहीं देखा, बस कल शाम को देखा। आपा भी बता रही थी कि अच्छा इंसान है। मैं दिल में बोली, अच्छा तो बहुत रात को दोनों को मजे जो दिए हैं। खाला बोली, रानी काशिफ का बहुत अफसोस हुआ है, तुम बचपन में ही बेवा हो गई हो।
अगर नाराज ना हो तो एक बात पूछो। मी बोली जी खाला पूछो। ओ खाला ने पूछा रानी तुम जिंदगी कैसे गुजार रही हो। खाला ने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। मैंने रोने वाला मुंह बना लिया और खाला की बात बर्दाश्त ना हुई। खाला ने मुझे गिले लगाकर हौसला दिया और बोली मी तो दोस्त बनकर पूछ रही थी, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। मी बोली बस खाला सब रह ही जाता है, मी कर भी किया सकती हूँ। खाला बोली तुम अपने दिल का हाल मुझे दे सकती हो, अब हम दोस्त हैं। फिर खाला बोली तेरा खालू किसी काम का नहीं, मेरा बड़ा दिल था कि किसी अमीर आदमी से शादी हो, मी बंधन कर रहा हूँ। मी मुस्कुरा कर बोली आशिक तो बहुत होंगे। खाला बोली ना तुम बहुत शरारती होती जा रही हो। एमी बोली अभी आपने कहा ना कि आप मेरी सहेली है तो इस वजह से बोल दिया, और मैं ऐसे नाराज होकर बोली अब भी अम्मी की तरह डंटती है। फिर खाला ने मुझे गिले लगाकर कहा नहीं मेरी जान में क्यों डंटूंगे अपनी शहजादी को। मैं बोली खाला अगर आप नहीं डंटेंगे तो एक बात पूछो, लेकिन आप अम्मी को नहीं बताएंगी, वादी करो। खाला बोली नहीं बताती वादी। मैंने खाला के जिस्म की तरफ उंगली करके कहा मुझे भी ऐसे बड़े करने ही, और शर्मा कर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। खाला भी शर्मा गई। थोड़ी देर बाद बोली जब तुम बड़ी हो जाओगी तो यह भी बड़े हो जाएंगे। और मैं बोली खाला बताओ ना फिर सहेली किस बात की हो। तो खाला बोली अब मैं बात करूं तुम भी नाराज नहीं होगी। मैं बोली क्यों नाराज होंगी। खाला बोली तेरा खालू रोजाना पीता है, इस वजह से बड़े हो गए, तुम भी किसी को पिलाओ बड़े हो जाएंगे। अब मैं सामने नहीं। और बोली खाला अजलन को रोजाना पिलाती तो हूँ। खाला बोली जानी सिर्फ अजलन पीता है, खेलता तो नहीं ना काशिफ की तरह हो। मैं बोली मैं किसी मर्द से तो अब नहीं करवा सकती हूँ। तो खाला बोली फिर बड़े भी नहीं होंगे। अब मैं शरारती अंदाज में बोली मेरा दिल करता है खालू की तरह मैं भी अब से खेलूं, यह इतने खूबसूरत लगते हैं आपके। मैं खाला के आगे बैठी थी तो खाला ने मजाक में एक थप्पड़ मारा और बोली बेशर्म लड़की। और मैं भी हंसने लगी और बोली थोड़ा सा खेलूंगी, और हंसते जा रही थी। पता नहीं क्यों मेरी हंसी नहीं रख रही थी। खाला ने मुझे गिले लगा लिया और बोली ऐसे खुश रहा करो मेरी जान। मैंने खाला से कहा मेरे कमरे में आकर मुझसे बातें किया करो, अम्मा ऐसी बातें नहीं करने देती और डंटती भी है। खैर हम आपस में बातें कर रही थी कि अम्मा भी वापस आ गई और आते ही पूछा नदीम उठा कि नहीं। फिर अम्मा चली गई नदीम को उठाने। मैंने खाला से कहा यह मोटी आ गई है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। उकाल बोली जाओ आराम करो, और दोपहर का खाना सबने खा लिया था। मैं अपने रूम में बैठी अजलन को गोद में उठाकर खाला मेरे कमरे में आई और बोली भाई तुम्हारी माँ और नदीम को पत्ता नहीं किया हुआ, रात भी सोते रहे, अब फिर दोनों सोए ही। इतने में अजलन भी रोने लग गया। खाला मेरे सामने बैठी थी, मैं अजलन को पिलाने लगी। मैं शरारती अंदाज में बोली खाला आपका भी दिल तो नहीं हो रहा पीने के लिए, और मुस्कुरा दी। खाला मुस्कुरा कर बोली तुम बहुत शरारती हुई। बोली अगर मेरा नहीं तो मुझे तो पिला दो। ओकाल बोली तेरे इतने बड़े तो ही, और कितना बड़ा करना है उनको। मैं बोली अब जैसे बड़े बड़े। तो खाला बोली फिर शादी कर लो। मी फिर शरारती अंदाज में बोली अब से। तो खाला मेरी तरफ देखकर बोली बहुत गंदी हूँ। मी तो बहुत शरीफ समझती थी तुमको। आम ने मुंह बनाकर कहा हाय खाला मैंने कौन सा आपके डोडू को मुंह लगा लिया। मी अब खिलकर बोली अच्छा डोडू पिलाना नहीं तो देखा तो दे, मेरी सास के भी बहुत बड़े हैं लेकिन अब से कम। खाला ने मुंह पर हाथ रखकर कहा सास के कब देख लिए तुमने। खाला बोली सास से ऐसी हरकतें नहीं की करो। बोली अम्मी मेरी सहेली है आपकी तरह। हम अजलन को पिलाते हुए बोली खाला बताओ ना कैसे बड़ा करूं। तो खाला मुस्कुरा कर बोली असल में तुम्हें आग लगी हुई है, किसी से दोस्ती कर ले इसी तरह। मैं खाला से बिल्कुल फ्री हो गई और फिर मैंने खाला से कहा अब भी दिखाओ। और फिर खाला बोली रात को तुम्हें नाराज होने की एक्टिंग की, रात अब अम्मा से इतनी देर तक बातें करती हो। फिर खाला ने मुझे दिखाया और इस दिन से वह मेरी पक्की वाली सहेली बन गई। लेकिन यह बात अभी तक मैं सीने में दबाकर रखी कि मैं छप छप कर अब और अम्मी को अपने ससुर के साथ देख चुकी हूँ। खैर मैं अब खाला के साथ फ्री होकर हंस हंस कर बात करती। तो अम्मा ने हम दोनों को देखकर कहा खैर तो है बहुत प्यार बढ़ गया है। मैं मुस्कुरा कर बोली नदीम के साथ जैसा आपका बड़ा हुआ है मेरा भी खाला के साथ है। तो खाला बोली नदीम तुम्हारा बेटा हो सकता है, रानी मेरी बेटी नहीं हो सकती। दिन गुजरता गया और मैं रात के इंतजार में थी कि अगला शो कब शुरू हो। खैर रात के खाने के बाद अम्मा किसी काम से बाहर ना निकलना तो मैंने खाला से कहा जानो आज रात मेरे कमरे आओ ना। तो खाला मुस्कुरा कर बोली कोई बंदे को कहो मैं किया कर सकती हूँ। इतने में अम्मा भी आ गई और मैं बोली खाला मैं चलती हूँ, अब दोनों बहनें बैठकर लोगों के गिले लगाओ। वो अम्मा मुझे फिर डांटने लगे, कोई बोलेगा एक बच्चे की मुँह है, अभी तक शर्म हक की कोई चीज़ नहीं। तो खाला बोली बस आप ही कुछ नहीं बोलो मेरी बेटी को, और मैं मुँह लटकाकर अपने कमरे में आ गई। अब मुझे इंतजार था कि अब अम्मा नदीम को कैसे पास सूलेंगे। मैं यही सोच रही थी और रात का भी काफ़ी टाइम हो गया था।
मेरी काइल की खिली थी और कमरे की लाइट बंद थी ताकि मैं अम्मा को देख सकूं कि नदीम अम्मा के कमरे में जाता है या अम्मा वहीं जाती है। बस मेरी नज़र बाहर थी। मैंने देखा कि एक आदमी तेज तेज चलकर अम्मा के कमरे में घुस गया और मुझे आवाज़ आई कि किसी ने कुंडी भी बंद कर दी है। मैं सोच में पड़ गई कि यह कौन हो सकता है इस टाइम। यही सोचा कि शायद आज कोई नया यार होगा खाला अम्मा का। यही सोचकर मैं आहिस्ता से अपने कमरे से निकलकर कल रात वाली जगह पर आई। जैसे मैंने अंदर देखा तो अब्बू आया हुआ था। अब्बू बेड पर लेटा हुआ था। अम्मा टांगे दबा रही थी और खाला सामने बैठी थी। आपस में बातें कर रहे थे। अब्बू ने खाला को देखकर कहा, निजी दिन कैसे गुजरा? तो खाला बोली, कल आप ही ने और आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अब्बू मुस्कुरा कर बोले, आज तकलीफ नहीं होगी बल्कि मजा आएगा। आज मैं नदीम और अम्मा को देखना चाहती थी। मैं अब्बू और खाला को अलविदा कहकर अम्मा और नदीम वाले कमरे के पास आ गई। अब मैंने खिड़की से देखने की कोशिश की तो खिड़की के आगे पर्दा डला हुआ था। मेरा दिल मायूस हो गया कि यह शो तो मैं नहीं देख सकती। मैंने घर के पीछे दीवार के साथ खाला और अब्बू के कमरे में जाने का इरादा कर लिया। फिर मुझे याद आया कि नदीम और अम्मा के कमरे की दूसरी भी खिड़की है। तो मैं जल्दी से दूसरी खिड़की के पास जाकर अंदर नजर डाली तो मुझे एक चारपाई पर नदीम लेटा हुआ नजर आया। अम्मा नहीं थी। मैंने अपनी नज़र कमरे में घुमाई तो अम्मा नदीम के चारपाई के पास चलकर आ रही थी। अम्मा के हाथ में गिलास था और नदीम से बोले, नदीम यह गोली खा लो और जल्दी से दूध पी लो। और नदीम ने अम्मा से गोली ली और दूध का गिलास मुनाज लगा लिया और फिर अपनी चारपाई पर लेट गया। अम्मा अब फिर नज़र नहीं आ रही थी। तो नदीम बोला, बड़ी अम्मी? तो अम्मा की आवाज़ सुनाई दी, जी मेरा लाल। और तो नदीम बोला, आज आप मेरे पास होगी ना? तो अम्मा बोले, हाँ आज मैं अपने आप के पास होंगे। फिर अम्मा कैमरे के सामने आती हुई नजर आई। अम्मा नदीम के साथ चारपाई पर आकर लेट गई और नदीम भी साथ लेटा हुआ था। दोनों की हरकत में कोई ऐसी बात नहीं लगी मुझे। तो मैंने अपने आप को कोसा के खाला और अब्बू को भी मिस कर दिया। इतने में नदीम की आवाज़ मेरे कानों में आई तो मैंने दोबारा अंदर देखा। नदीम उठकर बैठा हुआ था और अम्मा लेटी हुई थी। अम्मा बोले, बस मैं बात नहीं करनी, तुम्हारे साथ हूँ। नदीम बोला, अच्छा अब जैसा बोलोगी मैं वैसा करूँगा सच्ची, लेकिन एवडी करो। आप अम्मी को नहीं बताएंगी? अम्मा बोले, बस मैं तुमसे नहीं बोलती, मेरी किप्टी तुमसे। अब अम्मा नदीम को शायद तड़पा रही थी और अम्मा ने अपने मुंह पर अपना बाजू रखकर सोने का ड्रामा कर रही थी। अब नदीम बोला, बड़ी अम्मी अच्छा ना, आज मैं आपकी हर बात मानूंगा। नदीम बोला, बड़ी अम्मी वो तो मैंने आपको बताया कि रानी बाजी के मुझे अच्छे लगते हैं। अम्मा बोले, रानी तुम्हें मार डालेगी अगर इसे पता चला। तो कुछ देर बाद उनका शो शुरू हो गया, लेकिन कुछ खास नहीं था जो बताया जाए। फिर मैं वापस आकर सो गई कि सब्र का फल मीठा होता है। अगले दिन सुबह सुबह ससुराल से अम्मी का पैगाम आया कि तुम्हारे और अजलन के लिए दिल कर रहा है, जल्दी वापस आ जाओ। मैंने अब सोच लिया कि अब मजे करने हैं, लेकिन किसी से डर के नहीं, सुकून से डर में मजा नहीं आता। मैं अब सोच में पड़ गई कि अब ससुर यानी अब्बू को कैसे काबू किया जाए। मेरे जेहन में एक तरकीब आई कि क्यों ना अम्मा पर जाहिर करूं कि मुझे हर बात की खबर है। सिडा वाला भी मुझे गुस्सा था और अब अम्मा पर एतबार भी नहीं था। शायद वह लेने की खातिर उसके डेरे पर चली ना जाए। मैंने ससुराल वापस जाने की तैयारी की और गाड़ी आ गई तो सारा सामान रखकर शम्मी अजलन को लेकर गाड़ी में बैठ गई। मैं बारी बारी सबसे मिली। अब गाड़ी तक अम्मा मेरे साथ आई। जब मैंने देखा पास कोई नहीं तो मैंने अम्मा को गले लगाकर मिली और बोली, अम्मा अपना ख्याल रखा करो। और एक बात अम्मा जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, घर में जो कुछ चल रहा है मुझे पूरी खबर है, लेकिन मुझे घर के बाहर किसी मर्द की खबर ना मिले। अम्मा मेरे मुंह को देख रही थी और मैं नजरें झुकाकर सीधी कार में जाकर बैठ गई और ससुराल आ गई। पीछे अब अम्मा क्या सोच रही क्या कर रही मुझे पूरी खबर मिल रही थी। मैं जैसे ससुराल पहुंची तो जैसे सब इंतजार कर रहे थे। कभी कोई अजलन को उठाए, कभी कोई मैं देखकर खुश भी हुई, लेकिन मुझे आज वो वाली इज्जत महसूस नहीं हुई। अम्मा मुझे गिले आकर मिली, हालचाल पूछा। मैं बोली, अब पोता प्यारा हो गया है। तो अम्मी बोली, तुम भी इसी जितनी प्यारी हो। मुझे वह बच्चा है। मैंने मजाक से कहा, मैं एक सांड बांध के गई थी। तो अम्मा बोली, जैसे छोड़ के गई तुम्हारी अमानत इसी तरह है। मैं गिले लग गई और बोली, स्कूल मास्टर का क्या बना? तो अम्मी हैरान होकर बोली, कहाँ कहाँ से खबर मिलती तुमको? मैं मुस्कुरा कर बोली, मेरी उस्तना काबिल है। अम्मी हंस कर बोली, अब तो उस्तना की भीमा बन गई है। खैर हंसी खुशी दिन गुजर गया। अबू कहीं गया हुआ था, शाम के वक्त आकर मिला, हालचाल पूछा। दूसरे दिन इसी रूटीन के साथ उठियाल मेरे पास बस दूध पीने के लिए आता, कभी घर कभी डेरे पर।
तीसरा दिन था कि अब्बू मुझसे नजरें नहीं मिला रहे थे। मैं देखकर समझ गई कि मैं अब कममा अब हो गई हूँ। फिर मैंने अम्मा की खास नौकरानी जो मेरे पैदा होने से पहले हमारे घर काम कर रही थी, इसे पैगाम भेजा कि मुझे मिलने आओ। वो दूसरे दिन मेरे ससुराल आई तो मैंने इससे पहले कहा हमारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हें कुछ पता है? तो वह बोली रानी बेटी किसी औरत में बर्दाश्त होती है किसी में नहीं। मैं इसकी बात सुनकर समझ गई कि अम्मा ने इसे सब बता दिया जो मैं अम्मा को बोलकर आई। मैं इसे खाला बोलती थी तो मैं बोली खाला मेरी बात अब अम्मा तक पहुंचा देना। मुझे अब्बू पर कोई एतराज नहीं है, वह बेशक अब्बू से शादी कर ले ऐसे ही रहे, लेकिन मुझे किसी गम के दूसरे मर्द की खबर ना मिले वरना अच्छा नहीं होगा। और आज से जो मैं करूं जिससे मिलूंगी मुझे भी कोई नहीं रोकेगा, ना अम्मा और ना अब्बू, और मुझे जवाब हाँ अनामी चाहिए। ओकाल बोली रानी बेटी मुझे कल तक का टाइम दो, मैं कज़म से बात करके कल खुद आऊंगी तुमको जवाब दूंगी। मैं अब इसी कश्मकश में थी कि अब्बू मेरी बात को कबूल करता है कि नहीं। अम्मा तो अब हर हाल में मानेगी और अब्बू से मनागी भी। खैर मैं अभी तक डर इस वजह से नहीं रही थी कि मैंने एक बीवी थी। इस वक्त तक मैं जिस तरह अम्मा के कहा आकर आई थी और ऊपर से पैगाम भी भेज दिया तो मैं जवाब की मुंतजिर थी। दूसरी तरफ मेरी सास भी तड़प रही थी, खबर मिल गई थी मुझे और उधर मेरा सा काबू करने पर दिल आ गया था। अम्मी मुझे बार बार यही बोलती कि अब्बू को किसी तरह से शहर अपने घर भेजो एक दिन के लिए। दूसरी तरफ चाची पालो वाला लड़का मेरा सांड बहुत बुझा बुझा सा लग रहा था, जैसे वह बहुत परेशान हो। मैंने अपनी मुखबिर छोड़ दी थी कि इसकी परेशानी का पता करो। सुबह सुबह के टाइम में अपने कमरे से जैसे सह में आई तो आगे मेरी सास अमीमुन लटका कर बैठी, पास कुछ काम वाली भी बैठी थी। जैसे मैं पास गई और पूछा अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो अम्मी मेरी तरफ देखकर नाक निचोड़कर दूसरी तरफ देखने लग गई। तो मैंने सब साथ बैठी काम वालियों को इशारा किया तो वह उठकर चली गई। अब मैं और अम्मी अकेली थी। मैं मुस्कुरा कर बोली हाय मेरी सहेली आज बहुत परेशान है कहीं मेरे अब्बू ने ज्यादा जोर तो नहीं लगा दिया, बस मेरी यह बात बोलने की देर थी। अम्मी जैसे गुस्से से भरी बैठी हूँ वो बोले इसमें इतना जोर नहीं कि मुझ पर लगाए। मैं सुनकर चौंक कर देखा क्योंकि मैं अभी मैं की पोजीशन देखकर आई थी। अम्मा तो अम्मा, इसने तो खाला की भी बाबा बंद करवा दी थी, क्योंकि खाला जैसी पर्दा में रहने वाली तरसी हुई जो किसी खासे जवान को तोड़ के रख दे। लेकिन इस रात तो मेरे ससुर ने खाला की बस करवा दी थी। मैं संजीदा हो गई। अम्मी बताओ ना फिर क्यों परेशान हो? अब्बू से लड़ाई हुई है किसी बात पर? अम्मी मेरी तरफ मुन के सीधी बैठी, पहले मुन फेर कर बैठी थी। मुझे घूर कर देखा और बोले तुम मेरी अच्छी सहेली हो जब तुम्हें मेरी परेशानी का ही नहीं पता, क्योंकि मैं खुद परेशान थी कि अम्मा और अब्बू को यह खबर पहुंचा सकूं कि जो कुछ हो रहा है मैं जानती हूं, क्योंकि मैं आने वाले वक्त में जो करना चाहती थी ताकि मुझे डर ना हो। मैं अम्मी की बात सुनकर थोड़ी शर्मिंदा हुई और नजरें झुका ले। अम्मी मुझे देखकर बोले क्यों, अब नजर उठाओ, और अम्मा गुस्से से बोले मेरी बात कान के साथ साथ कुछ और भी खोलकर सुन लो। अपने अब्बू को कल कहीं भेज दो। मैं समझ गई कि शायद बिलाल ने फिर आना है, लेकिन अम्मी कहीं और मुन मारने के चक्कर में थी। मैं आहिस्ता से बोली अम्मी क्यों, कल बिलाल आ रहा है? अम्मा ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा तेरा अब्बा आ रहा है। मैंने वादी किया कि शाम तक आपको खुशखबरी सुना दूंगी। अम्मी के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी की लहर दौड़ी और झट से पूछा रानी मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैंने अम्मी को तसल्ली दी कि आप बेफिक्र हो जाओ और साथ साथ एक और बात भी बोली कि अगर किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर देखा तो, और मैं चुप हो गई क्योंकि पिछली मुलाकात पर मैंने अम्मी और बिलाल की बातें सुन ली थी। इस वजह से मैं अपने आप को बचा रही थी। अम्मी मेरी बात सुनकर अब मुझे प्यार से बोले रानी बिलाल नहीं आ रहा और बिलाल की जरूरत भी नहीं कि वह तेरी इजाज़त के बगैर तेरी तरफ आंख उठाकर देखे। खैर जैसे तैसे अम्मी मटमी हो गई और मैं भी अभी मी के घर की सोच सोचकर परेशान थी। मुझे वापस आए कुछ दिन हुए थे। मैं देखती थी कि पालू चाची का भतीजा काशिफ काफ़ी परेशान दुखता था और घर भी ज्यादा नहीं आता था। मैंने इसे घर बुलाया। मैं सहम में बैठी थी। वो मेरी चारपाई के पास आकर नजरें झुकाकर खड़ा होकर बोला जी मालिकन। मैंने इससे पूछा कोई परेशानी है? तुम किस सोचों में खोए रहते हो? और मैंने थोड़ा सख्त लहजा अपनाते हुए कहा तुम्हें यहाँ में क्यों लेकर आई और अब्बू ने तुमको क्या क्या काम बोले थे बाहर डेरे पर किया करते रहते हो? तो मेरा गुस्सा और लहजा देखकर वो तनक गया और उसकी शक्ल जैसे रोने वाली हो गई और नजरें झुकाए हुए आहिस्ता से बोला मालिकन मुझे जो काम बोलते हैं मैं करता हूँ। हम फिर इसे देखकर थोड़ा और चलाकर बोली आज क्या क्या काम किया तुमने घर का? तो काशिफ बिल्कुल ही रोने लग गया जैसे और रउआना से आवाज में बोली चाची गफूर ने पट्टे काटने का काम दिया था, अभी वही काट कर लाया हूँ।
तो इसकी अवाना सी आवाज़ सुनकर मैंने कड़ा अपना लहजा थोड़ा नरम करके कहा, तुम इस हवेली में किस काम के लिए आए थे? याद है अब्बू ने क्या काम दिया था? तो फिर वह बोला, चाचा गफूर ने बोला था मालिकन। तो मैंने फ़ौरन एक पास खड़ी नौकरानी से कहा, जाओ चाची गफूर को बोलो मैं बोला रही हूँ। दरअसल चाचा गफूर बहुत टाइम से अब्बू का मुंशी था और ज़मीनों की देखभाल और हिसाब किताब भी देखता था। और जब अब्बू घर नहीं होते थे तो सब हिसाब किताब और डेरे की देखभाल इसी की जिम्मेदारी थी। चाचा गफूर हवेली के अंदर बहुत कम आता था। जब कोई खास काम होता फिर अम्मी या अब्बू बुलाते थे तो तब आता था। मैंने काशिफ से कहा, यह आखिरी बार मैं बोल रही हूँ, तुम हवेली के काम के अलावा अगर किसी काम को हाथ लगाया तो अच्छी बात नहीं होगी। तुम यहाँ सिर्फ अजलान को कालन और घर की ज़रूरत की चीज़ें दुकान से लेकर आओगे। और वह इसी तरह सर झुकाकर खड़ा था। मैं फिर थोड़ा गुस्से से बोली, आई समझ के नहीं? वह बोला, जी समझ गया। और इसी टाइम पर चाचा गफूर भी मेरे सामने आ गए। मैंने चाची की तरफ देखकर कहा, किसने बोला कि इससे डेरे के काम करवाओ? मेरा लहजा थोड़ा सख्त था तो चाचा गफूर बोला, बीबी जी ऐसे भी घूम रहा था तो मैंने काम पर लगा दिया। मैं थोड़ा और गुस्से से बोली, मैं सब देख रही हूँ कौन कितना काम कर रहा है और कौन कितना घूम रहा है। और हाँ, आज के बाद अगर किसी ने काशिफ को काम का बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी बात, हवेली के काम और अजलान को यह कायल, और अगर कोई काम है तो कोई दूसरा आदमी रख लो। चाचा गफूर भी मेरा गुस्सा देखकर सर झुकाकर बोला, जी ठीक है बीबी जी। मैंने थोड़ा रोब बनाने के लिए चाचा गफूर से कहा, और हम जो ज़मीनों का हिसाब किताब है थोड़ा मुझे दिखाओ, पिछली फसल का भी और इस फसल का जो अभी काश्त की है। तो चाचा गफूर मेरी बात सुनकर थोड़ा हल गया और मेरी तरफ देखा और फिर सर नीचे कर लिया और बोला, जी मैं आपको सब समझा दूंगा कि पिछली कितनी फसल हुई और उस पर कितना खर्चा हुआ है। मैं बोली, मुझे सबकी समझ है, बस तुम्हारे पास जो हिसाब है वह मुझे आज शाम तक दिखाओ और जाकर अपना काम करो और थोड़ा अब्बू को अंदर भेजो। चाची गफूर को जैसे 1000 वोल्ट का झटका लगा हो मेरी बात सुनकर, और वह मुझे कहकर बोला, जी ठीक है मैं चेक करवा देता हूँ, और बाहर चला गया। मैंने काशिफ की तरफ देखा तो वह डरा और सहमा हुआ खड़ा था। मैंने इससे अब कड़ा आराम से कहा, तुम आज के बाद हवेली के अंदर रहोगे, आई समझ? और वहाँ खड़ी एक नौकरानी से कहा, गेट के साथ वाला सिटुआ रूम खाली करके वही इसे दे दो, आज से वह काशिफ का कमरा है। मैंने काशिफ से कहा, अपना कमरा देख लो और अपना सारा सामान इसमें रख, मुझे लाजमी बताना। बस कुछ देर बाद अब्बू घर आए तो मुझे एक नौकरानी बोलने आई कि चौधरी साहब बुला रहे हैं। मैं अम्मी अब्बू के कमरे में गई, जाते ही सलाम किया और मैं अब बच्चों की तरह जैसे मैं शादी के शुरू दिनों में लाडली थी वैसे ही अम्मी से बोली, अम्मी देखो ना, अब्बू ने काशिफ को डेरे के काम पर लगा दिया और अब्बू चाचा गफूर से कोई हिसाब किताब भी नहीं पूछते। मेरा यह रवैया देखकर अब्बू जैसे खुश हो गए कि मैं रानी की माँ और खाला की बम्बा बांग करा चुका हूँ और यह अभी भी लाड प्यार से बात कर रही है। तो अब्बू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी गफूर मुझे बता रहा था कि तुमने इससे हिसाब किताब की बात की है। मैंने अब्बू को देखकर कहा, आपको बुरा लगा तो मैं नहीं देखूंगी कुछ भी। और मैंने अम्मी के कंधे पर सर रखकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया और जैसे बच्चे नाराज होते हैं वैसे ही नाराज होने का ड्रामा करने लगी।